सबसे पहले हम बात करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल की। देखिए बेटा, यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट याद रखना है जो आपको बहुत छोटी क्लास में ही पढ़ाया जाता है कि बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर है आपका, तो आपने देखा होगा वहाँ पर अगर कोई किसी भी सेल का कोई स्ट्रक्चर है तो उसकी कोई ना कोई बायोमोलिक्यूल कंपोजिशन होती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे सेल, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है, फिर पॉपुलेशन बनती है एंड सो ऑन। ये सारा का सारा फॉर्मेट आपको पढ़ने को मिलता है छोटी क्लासेस में। तो सबसे पहले हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं कि सेल की बात कर रहे हैं। अगर आपका कंसेप्ट सेल को लेकर क्लियर है तो आप पूरे ऑर्गेनिज्म को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग सेल। अगर आपसे कोई पूछे कि सेल में लिविंग और नॉन लिविंग सेल को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो आप दिमाग में रखिएगा बेटा, जो लिविंग सेल होती है उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा इसके अंदर, जबकि नॉन लिविंग के सेल के अंदर एब्सेंट होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको लिविंग सेल का खुद का मेटाबॉलिज्म नजर आता है, जबकि नॉन लिविंग सेल के अंदर अपना खुद का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप कुछ पॉइंट्स हैं उनको दिमाग में रखिएगा। लिविंग सेल का खुद का मेटाबॉलिज्म होगा और इनका खुद का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो मेटाबॉलिज्म क्या होगा यहाँ पर एब्सेंट रहेगा। तो आप डायरेक्ट एब्सेंट लिख सकते हैं या फिर मेटाबॉलिज्म एब्सेंट, जैसे आपको कन्वीनियंट लग रहा है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। एक लिविंग सेल की ग्रोथ आपको नजर आती है, लेकिन नॉन लिविंग सेल की ग्रोथ नहीं होती है, एब्सेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चेयर है तो आप देखिएगा उस चेयर को आप अपने घर पे जैसे लेकर आए हैं तो वो 10 साल तक वैसे ही रहने वाली है, लेकिन जब आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एक छोटी सी फिश को भी लेकर आएंगे तो उसकी ग्रोथ आपको नजर आती है। तो याद रखिएगा, किसी भी लिविंग सेल की ग्रोथ होती है लेकिन नॉन लिविंग सेल में ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। अब यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का मतलब भी समझ लेते हैं। फिर याद रखिएगा, सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसमें कुछ रिएक्शन एनाबॉलिक होती है और कुछ कैटाबॉलिक होती है। एनाबॉलिक रिएक्शंस वो होती है बेटा जो जुड़ने का काम करती है। कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन जो हो रही है वो जुड़ने का काम कर रही है, केमिकली जुड़ रहा है अगर कुछ, तो वो एनाबॉलिक रिएक्शन है। कैटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि कोई भी रिएक्शन अगर टूट रही है तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है, और कंबाइंडली हम इनको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो याद रखिएगा, लिविंग सेल का अपना खुद का मेटाबॉलिज्म होता है, जबकि नॉन लिविंग सेल का अपना खुद का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। अगर आपको कोई डिफरेंशिएट करने के लिए बोलता है कि लिविंग और नॉन लिविंग सेल में डिफरेंस क्या है, तो बेटा याद रखिएगा दो बेसिक डिफरेंस है। लिविंग सेल में ये सारी चीजें होंगी तब आप कहेंगे हाँ ये लिविंग सेल है। नॉन लिविंग सेल के अंदर ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो याद रखिएगा ये बेसिक सा डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग सेल के अंदर। अब बात करते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सेल क्या होती है। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सारे फंक्शन प्ले करते हैं, क्या यूनिसेलुलर भी करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं। याद रखिएगा, यूनिसेलुलर सेल की अपनी खुद की एग्जिस्टेंस होती है और वो हर फंक्शन को उसी तरीके से रोल प्ले कर सकते हैं, उसी तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जिस तरीके से मल्टीसेलुलर सेल कर सकती है। तो याद रखिएगा, यूनिसेलुलर सेल क्या होती है, हैविंग वन सेल। तो यहाँ पर याद रखिएगा एक सिंगल सेल होगी। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बना हुआ है तो उसको आप यूनिसेलुलर कहते हैं। मल्टीसेलुलर में आपको मोर देन सेल्स नजर आएंगी, मोर देन सेल्स नजर आएंगी। तो याद रखिएगा, बहुत सारी सेल मिलकर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, जबकि एक सिंगल सेल मिलकर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बनाती हुई नजर आती है। याद रखिएगा, यूनिसेलुलर सेल इनका खुद की प्री एग्जिस्ट, मतलब खुद का एक एग्जिस्टेंस होता है, तो इनकी खुद की एग्जिस्टेंस है और ये तो अपना रोल प्ले करते ही है। याद रखिएगा, इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्सिटी को शो करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स होता है कुछ स्ट्रक्चर इनका, तो कॉम्प्लेक्सिटी को शो करते हैं और इनकी खुद की एग्जिस्टेंस है हर ऑर्गन की। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना रोल प्ले कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना रोल प्ले कर रहा है, नर्वस सिस्टम अपना रोल प्ले कर रहा है। उसी तरीके से यूनिसेलुलर सिस्टम में भी आप देखिएगा, एक सिंगल सेल डाइजेशन वैसे ही परफॉर्म करेगी, उसी तरीके से रेस्पिरेशन का भी वो काम करेगी। एक सिंगल सेल के अंदर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती है। इसमें फंक्शंस भी आपको वैसे ही नजर आएंगे जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं बेटा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कवरी। तो आपको कुछ डिस्कवरीज पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सेल की खोज किसने की थी, सेल को डिस्कवर सबसे पहले किया था। बेटा याद रखिएगा, सेल
को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था डिस्कवर, है ना। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, उस टाइम के एक अच्छे साइंटिस्ट माने जाते थे। रॉबर्ट हुक के पास अपना खुद का माइक्रोस्कोप था। रॉबर्ट हुक ने जब स्टडी की थी तो उन्होंने देखा था, उन्होंने कॉर्कस सुबर करके, यानी कि आपने देखा होगा बियर या वाइन की शॉप्स पे आपने देखा होगा जनरली उन बॉटल्स के ऊपर लकड़ी का एक टुकड़ा सा नजर आता है और उसको बंद करने के लिए वो यूज करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, उसी लकड़ी को टुकड़े को लिया था और उसका एक थिन स्लाइस काटा था, और जब उन्होंने वो स्लाइस काट कर देखा तो उसमें इस तरीके से कंपार्टमेंटाइजेशन नजर आया था। ये कंपार्टमेंटाइजेशन नजर आया था उनको। और याद रखिएगा यहाँ पे कॉर्कस सुबर करके, यानी कि वो जो वुड थी वो किसकी बनी थी, कॉर्कस सुबेरी। जनरली वो हार्ड स्ट्रक्चर है, सुबेराइज सेल्स जो होती हैं वो हार्ड वुड्स होती है, याद रखिएगा बेटा। तो यहाँ पर आपको कॉर्कस सुबर करके एक वुड थी, उसमें आपको नजर आया था इस तरीके से कंपार्टमेंटाइजेशन। तो दिमाग में रखिएगा ये कंपार्टमेंटाइजेशन जो था उन्होंने बोला, क्या बोला इसको, सेल। तो इनको इन्होंने सेल कहा था। ये जनरली कैसा नजर आता है, बी हाइव की तरह। मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा, ये बिल्कुल वैसा ही नजर आता है, ये बी हाइव की तरह ही स्ट्रक्चर नजर आता है, इसको उन्होंने सेल बोला था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल की खोज की थी, याद रखिएगा। लिविंग सेल की खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी, तो दोनों में डिफरेंस है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, याद रखिएगा, इन्होंने नॉन लिविंग सेल की खोज की थी। अभी आपको बताया ना कि लकड़ी का एक वो टुकड़ा था जिसको आप क्या बोल रहे हैं, कॉर्कस सुबर, बेसिकली उसको कॉर्कस बोला जाता है। तो जनरली उसका थिन स्लाइस काट कर देखा था तो उनको इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आया था, और उसी स्ट्रक्चर को इन्होंने सेल बोला था। तो लिविंग सेल की खोज नहीं की थी इन्होंने, नॉन लिविंग सेल की खोज की थी, ये आप दिमाग में रखिएगा। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट साइंटिस्ट। नेक्स्ट साइंटिस्ट है आपके एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है बेटा, याद रखिएगा। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek कोई बहुत अच्छे, मतलब वैसे साइंटिस्ट नहीं थे कि मतलब जिनको दुनिया बहुत जानती है। उनका क्या था, एक जनरल स्टोर था, तो वहां बैठे रहते थे और जनरली कुछ ना कुछ खुरापात करते रहते थे। उनका भी खुद का ही माइक्रोस्कोप था, याद रखिएगा बेटा। ये सारी की सारी आपको आईसीएसई बोर्ड की 9th की बुक में मिल जाएगा, आपको बहुत इजी कंसेप्ट है। अगर आप एक बार देखिएगा तो उनका माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत आराम से मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek की। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek जो थे बेटा, जनरली इनका जो माइक्रोस्कोप था वो थोड़ा सा अलग और एडवांस टाइप का था। इन्होंने जो खोज की थी वो लिविंग सेल की थी। अब इसके पीछे स्टोरी क्या है, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इन्होंने क्या किया था लिविंग सेल की खोज के लिए, देखिए बेटा जनरली क्या होता है, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे ना लिविंग सेल की, जितनी भी आपको माइक्रो मतलब ऑर्गेनिजम्स नजर आ रहे हैं, ये जितने भी आपको माइन्यूट स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, वो स्टडी सारी की सारी लीeuwenhoek ने की थी। फॉर एग्जाम्पल आरबीसी की खोज इन्होंने की थी, उसी तरीके से बैक्टीरिया सेल की खोज वो भी इन्होंने की थी। लीeuwenhoek एक ऐसे साइंटिस्ट थे, या फिर आप कह सकते हैं कि एक क्यूरियोसिटी उनके दिमाग में हमेशा बनी रही कि किस तरीके से एक सेल जो होती है वो लिविंग सेल जो होती है वो किस तरीके से अपने फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, या उनकी क्यूरियोसिटी जो थी इन सारी चीजों को स्टडी करने के लिए वो कंपैरेटिवली ज्यादा थी। तो अब बात करते हैं यहाँ पे लिविंग सेल की। तो लिविंग सेल इन्होंने सबसे पहले जिसकी खोज की थी वो बैक्टीरिया सेल, इसकी सब खोज की थी इन्होंने बैक्टीरिया सेल की इन्होंने खोज की। तो याद रखिएगा बेटा रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, इन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी, इन्होंने नॉन लिविंग सेल की खोज की थी। एक और साइंटिस्ट आते हैं यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने खोज की थी बेटा, रॉबर्ट ब्राउन ने जो खोज की थी वो न्यूक्लियस की थी। आपको मैंने जब प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें न्यूक्लियस के बारे में कुछ डिस्कस किया था और बोला था न्यूक्लियस एक बॉस मॉलिक्यूल होता है जो सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो याद रखिएगा उसकी खोज किसने की थी, इन्होंने की थी। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, याद रखिएगा बेटा सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल पाए जा रहे हैं ना, उनको
उनको अगर आज हम देख पा रहे हैं ना, तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से देख पा रहे हैं। तो अगर आज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं हो पाता तो क्या हम सेल की इतनी डीपली स्टडी कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। तो जनरली अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो खोज की थी वो नॉल एंड रस्का ने की थी। ये आपकी एनसीईआरटी में पॉइंट नहीं मिलेगा, पर दिमाग में रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। नॉल एंड रस्का ने की थी। केस साइलेंट याद रखिएगा। तो आप दिमाग में रखिएगा डिस्कवरी के बारे में। रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल की खोज की थी, तो और इन्होंने क्या किया था, कॉर्पस सुबर करके, यानी कि कॉर्पस। एक बार आप स्पेलिंग देख लीजिएगा बेटा। कॉर्पस सुबर करके एक थिन स्लाइड थी, उसमें इन्होंने कट करके देखा था और इस तरीके से कंपार्टमेंटाइजेशन उनको नजर आया था, ऐसा बी हाइव स्ट्रक्चर नजर आया था। तो इन्होंने क्या बोला, नॉन लिविंग सेल की खोज